स्कूल की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे वृहद हिमालय। चलिए शुरू करते हैं। बर्फीला हिमालय अथवा हिमाद्री किस हिमालय को कहा जाता है? तो महान हिमालय को। महान हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? तो सिंधु नदी से नमचा बरवा पर्वत तक। महान हिमालय लघु हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। चोटी माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? महान हिमालय में। महान हिमालय की वलय की प्रकृति कैसी है? असममित है। वृहद हिमालय के पर्वतीय ढलान उत्तर में मंद और दक्षिण में तीव्र होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगने वाले अभिसारी बल। वृहद हिमालय काटकर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा। आगे देखते हैं, हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो देख लेते हैं। हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियाँ, चोटी, ऊंचाई और अवस्थिति। माउंट एवरेस्ट 8000 कितनी है? 8838.86 नेपाल में है अवस्थिति इसकी। गार्डविन ऑस्टिन ये कहाँ पे है? इसकी 8611 पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। भारत। कंचनजंगा कहाँ कितना है इसकी ऊंचाई? 8598, ये भारत नेपाल में है। मकालू ये कहाँ है? इसकी ऊंचाई है 8481, नेपाल में है। धौलागिरी ये भी 8172 नेपाल में है। नांगा पर्वत कहाँ है? 8126 भारत में है। अन्नपूर्णा 8078 नेपाल में है। नंदा देवी कहाँ है? भारत में है। इसकी ऊंचाई क्या है? 7817, ये भारत में है। नमचा बरवा 7756 तिब्बत में है। और केदारनाथ 6945 भारत में है। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा चोटियों में सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहद हिमालय श्रेणी। लघु मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो लघु मध्य हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो पीर पंजाल है। हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? लघु हिमालय। अटल टनल कितना है? देखिए अटल टनल ये कितना है? 9.02 किलोमीटर। किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निपेच द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। कहाँ? कश्मीर घाटी में। लघु हिमालय श्रेणी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी। लघु हिमालय कहाँ अवस्थित? शिवालिक महान हिमालय के मध्य में स्थित है। किन पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो वृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य। इनसे पूर्व श्रेणियों में विभाजन देख लेते हैं। देखिए, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर अवस्थिति। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड और महाभारत श्रेणी नेपाल। पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? धौलाधर है। पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। शिमला नगर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो किसमें स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर व उत्तराखंड में क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? तो मर्ग और बुग्याल पयार। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य। मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 3700 से 4500 मीटर तक है। काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो मध्य और महान हिमालय के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां कहाँ अवस्थित हैं? तो वृहद हिमालय
एवं लघु हिमालय के मध्य में। हिमालय के में प्रमुख सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? तो मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से। अब शिवालिक या बाह्य हिमालय देख लेते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला सबसे दक्षिण को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। हिमालय के किस भाग में सबसे गहन अपरदन है? तो शिवालिक उपांत में। शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? ये 900 से 1200 मीटर। शिवालिक की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो अवसादों का निक्षेपण और उनमें वलन पड़ना। शिवालिक का विस्तार कहाँ है? तो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई। कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है? तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून व द्वार। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून और द्वार। अब देखें हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित सीमांत दरार। उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेते हैं। सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र, जिसे ITSZ कहते हैं। इंडो टी सुल्तर जोन। तिब्बत दक्षिण तिब्बती वलन विवरण प्रणाली। ये STDS है। मुख्य केंद्रीय दरार या छेप या MTC है। मुख्य परिसीमन दरार या छेप MBT है और मुख्य सीमांत दरार या छेप MFT है। अब उत्तर पूर्वी हिमालय देख लेते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है कौन करता है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में निवासित जनजातियां किस प्रकार की खेती करती हैं? झूम या स्थानांतरित खेती करती हैं। मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित। अब देख लेते हैं इसकी अवस्थिति। चीन देखिए, और ये हिमालय पर्वत है। माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति यहाँ माउंट एवरेस्ट की अवस्थिति। कंचनजंगा यहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, और मकालू यहाँ पे है। गारो खासी जयंतिया ये आपके इस श्रेणी में पाई जाती हैं। पटकाई बुम नागा श्रेणियाँ, पटकाई बुम डफला श्रेणियाँ, ये इसकी अवस्थिति दिखाई गई। आगे हम चलते हैं। मुख्य श्रेणियाँ देखिए। डफला श्रेणी अरुणाचल प्रदेश, मीरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, उबार पहाड़ी अरुणाचल, मिश्मी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। अब देखिए आगे क्या है। नागा पहाड़ी नागालैंड, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, और मिजो पहाड़ी मिजोरम में, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, बरेल श्रेणी कहाँ है? बरेल श्रेणी है कहाँ पे? ये आपके असम, नागालैंड और मणिपुर में है। मिकिरी पहाड़ी असम में है, मिकिरी पहाड़ी असम में। और एक और था भी, अब देखिए जरा। मिकिरी यहाँ असम में है और मिश्मी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। मिकिरी अलग है, मिश्मी अलग। ये गारो पहाड़ी मेघालय में, खासी मेघालय में, जयंतिया भी मेघालय में। गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। वही जनजाति भी यहाँ पे पाई जाती है इसी नाम से। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है कम। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन, 76.64 किलोमीटर। सियाचिन हिमनद की अवस्थिति कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में। अब हिमालय में स्थित हिमनद लंबाई अवस्थिति, अब देख लेते हैं इसको। रीमो, ये हिमनद कहाँ है? काराकोरम में है। और पुनमाह 27 किमी है और ये काराकोरम में। सियाचिन ये काराकोरम में है। ससाइनी ये 17.85, ये काराकोरम में है। काराकोरम में हिस्पर भी है 61 किलोमीटर, और ये बियाफो ये कितना 62, ये भी काराकोरम है। अल्टोरो ये 58 किलोमीटर काराकोरम में। चोंगोलुग्मा ये भी 50 किलोमीटर है, काराकोरम में है। खुर्दोपिन ये 41 किलोमीटर काराकोरम में। बथुरा ये भी कितना है? 58, और ये कहाँ है? काराकोरम में है। रूपल ये 16। वृद्ध हिमालय पीओके में है। जेमू 26 किलोमीटर, ये कंचनजंगा नेपाल सिक्किम में।
और सोनापानी ये 11, ये कश्मीर में, गंगोत्री 30 किलोमीटर, कुमाऊं उत्तराखंड में, मिलाम ये 19 किलोमीटर कुमाऊं उत्तराखंड, चौराबाड़ी 7 उत्तराखंड में, 7 किलोमीटर उत्तराखंड में, 12 सिगरी 27.7 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में, छोटा सिगरी ये 9 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां देख लेते हैं। अरावली श्रेणी पहले आते हैं हमारी, अरावली श्रेणी को देखते हैं। अरावली श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो प्री कैरेबियन काल में हुई थी। भारत की प्राचीनतम पर्वतश्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। अरावली श्रेणियां मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। कौन सा पर्वत श्रेणी रेजुअल पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली। अरावली पर्वत का विस्तार लगभग कितना है? 8,800 किलोमीटर, दिल्ली रिज से गुजरात के पालनपुर तक। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर ये 17.22। जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल जिसे दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है? तो आबू पहाड़ी में स्थित है। कुंभलगढ़ शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो अरावली का भाग है। गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली के पूर्वी भाग में कौन सी नदियां निकलती है? बानस और बानस नदी निकलती है, से समझाया गया है। देखिए, हिंदुकुश और पमीर की गांठ ऊपर है और कुनूल श्रेणी है। फिर देख लेते हैं क्या है, काराकोरम है, और फिर केटू है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, फिर शिवालिक कैलाश श्रेणी यहाँ है, और कॉमेट यहाँ पे दिखाया गया है, नंदा देवी यहाँ पे है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट यहाँ, कंचनजंगा यहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी ये बहती है, पटकाई बूम श्रेणी यहाँ, नमचा बरुआ यहाँ पे है, नागा श्रेणी, गारो खासी, जयंतिया मिजो श्रेणी इसमें है, कोसी नदी यहाँ पे आती है। फिर उत्तरी मैदान देखते हैं, ये गंगा नदी जाती है, ये यमुना नदी जाके यहाँ पे मिल जाती है, फिर सोन नदी यहाँ से मिलती है गंगा में, है ना। तो आगे देखिए, चंबल नदी है, सिंध नदी, ये अरावली श्रेणियाँ हैं। लूनी नदी यहाँ से, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये सिंधु नदी, झेलम नदी, और चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, सतलज यहाँ पे दिखाया गया है। अब साबरमती नदी, विंध्य पठार क्षेत्र, मालवा पठार, बाकी ये है मैकाल श्रेणी है, कैमूर श्रेणी यहाँ है। सतपुड़ा से ये विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, अजंता श्रेणी यहाँ है। छत्तीसगढ़ में देखिए, ये रामगढ़ से ये पठार है, नागपुर का पठार है, गैदक श्रेणी है, मलायगिरी, और ये पूर्वी घाट है, और ये कोंकण, ये पश्चिमी घाट हो गया। अनायमुंडी यहाँ पे है, नीलगिरी यहाँ पे है, नल्ला मल्ला यहाँ पे है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये इसका जो है भारत के मानचित्र से समझाया गया। देखते हैं क्या है, विंध्य श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है? गुजरात से छत्तीसगढ़ तक है। विंध्य श्रेणी की सामान्य ऊंचाई कितनी है? 450 से 600 मीटर तक है। विंध्य पर्वत श्रेणी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विंध्याचल अत्यधिक पुरानी और घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। पूर्व विंध्य पर्वत को गुजरात में जोवट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। विंध्य श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। आगे देखते हैं, विंध्य पर्वतमाला किन पहाड़ियों का समूह है? विंध्याचल, भांडेर और कैमूर पहाड़ी का। कैमूर श्रेणियां किन दो नदियों के मध्य द्विजल विभाजक का कार्य करती है? टोंस और सोन नदियों के मध्य। कौन सी पर्वत श्रेणी कैमूर श्रेणियां किन दो नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? टोंस और सोन नदियों के मध्य। भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है विंध्य श्रेणी। विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? तो विंध्य श्रेणी में पाई जाती हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है? तो विंध्य श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी को देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा श्रेणी का विभाजन देख लीजिए क्या है, कैसा है। ये राजपिल्ला पहाड़ियां हैं, महादेव पहाड़ियां हैं, और मैकाल श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी और पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? तो रतनपुर से अमरकंटक तक है। सतपुड़ा श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 70 मीटर। कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो सतपुड़ा है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़, 1350 मीटर। ये सतपुड़ा चोटी कहाँ अवस्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है।
पंचमढ़ी शिखर 1350 मीटर कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी पर स्थित। महाकाल श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक। ये महाकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये 1065 मीटर है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और महाकाल श्रेणी। कौन कौन से हैं? बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और महाकाल। महादेव श्रेणी पर कौन है? पंचमढ़ी शिखर है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित? महादेव पर। ये भी है, धूपगढ़ भी है, पंचमढ़ी शिखर भी है और महाकाल श्रेणी पर अमरकंटक है। आगे देखिए क्या है? मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है? सतपुड़ा, महादेव, महाकाल, छोटा नागपुर। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व क्या हो? पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर महाकाल, फिर छोटा नागपुर। सतपुड़ा श्रेणी के महत्वपूर्ण तथ्य देख लिया। सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियां देख लेते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, कडमम तथा पलानी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। कौन सी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलान पर स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां। किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? दड्डा बोटा। ये डोडा बेटा है। 2637 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा, 2637 मीटर। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? मकुमी, यह 2554 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी, ये 2695 मीटर है। अनाईमुडी किस पर्वतमाला पर है? अन्नामलाई पर्वतमाला पर है। और ये नीलगिरी पे कौन थी? डेडा बेटा थी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कड़ाई कनाल कहाँ स्थित है? पनाली पहाड़ियों में स्थित है। कड़ाई कनाल कहाँ स्थित है? पलानी पहाड़ियों में। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। चंदन के वनों के लिए कौन सी पर्वत श्रेणी प्रसिद्ध है? तो मलयगिरी पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? तो इलायची कडमम पर्वत। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? तो कडमम पहाड़ियां हैं। अब भारत कडमम पर्वत केरल, तमिलनाडु। शिवराय पर्वत तमिलनाडु। पलानी पर्वत तमिलनाडु। जवादी पर्वत तमिलनाडु। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश। वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश। नल्लामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश तेलंगाना। नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु और अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु। पर्वत देखते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई कितनी है? तो 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ताप्ती नदी घाटी से कन्याकुमारी तक। किस पर्वतमाला में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। उत्तरी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कलसुबाई, ये 1646 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महाबलेश्वर, 1438 मीटर है। उत्तर एवं दक्षिण सह्याद्री का विभाजक रेखा कौन सी है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। पश्चिमी पर्वत क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत क्या है? बांटा गया है उत्तरी और दक्षिणी में। दक्षिणी सह्याद्री का मुख्य रूप से किस चट्टान निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ था? ग्रेनाइट व नीच चट्टान से। दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? केंद्रमुख, 1892 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पुष्पगिरी, 1714 है ऊंचाई मीटर में। महाबलेश्वर तथा हरिश्चंद्र किस पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटियां हैं? तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढलान कैसा है? तीव्र और खड़ा। पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल कैसा है? मंद और सीढ़ी नुमा है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची या कडमम पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं? नीलगिरी पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट पर्वत भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण अरब सागर में अवंसलन के कारण हुआ है। पश्चिमी घाट की नदियां अपने मुहाने पर ज्वारनदमुख अथवा एस्चुएरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता इस श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर स्थल खंडों के नीचे धंस जाने के मध्य का भाग जो पर्वत की तरह ऊंचा उठा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्स। पूर्वी घाट पर्वत देख लेते हैं क्या है।
पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जिंदगाड़ा और विशाखापत्तनम 1690। जिंदगड़ा है और विशाखापत्तनम में है। ये पूर्वी घाट का है, विशाखापत्तनम, और 1690 मीटर है। पूर्वी घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, 1501 मीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा लगभग कितने मीटर कम है? तो 1100 मीटर कम है। पूर्वी घाट के मध्य भाग में स्थित पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियों को क्रमशः किन श्रेणियों के नाम से जाना जाता है? वेलिकोंडा श्रेणी और पालाकोंडा श्रेणी। पूर्वी घाट के शिखरों की आकृति कैसी है? कटीली है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर तो नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश, नगरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश, जावदी पहाड़ी तमिलनाडु, शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु, पंचमलाई पहाड़ी ये तमिलनाडु में है। सिरुमलई पहाड़ी ये कहाँ है? तमिलनाडु में। अब भारत के तटीय मैदान देखते हैं। भारत के तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? तो कहाँ तक है? प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी व समुद्र तट के मध्य। तटीय मैदान के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों के अवसाद के जमाव से। तटीय मैदान देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के दो भागों में बांटा गया है। पहले हम पश्चिमी तटीय मैदान को देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ है? सूरत से कन्याकुमारी तक। पश्चिमी तट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। अब पश्चिमी तटीय मैदान तथा विस्तार। गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र तक विस्तार है। कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा के मध्य है। कन्नड़ तट का गोवा से मंगलुरु के मध्य है। मलाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी के मध्य। गुजरात के मैदान तट को कच्छ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं। गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र कोंकण तट महाराष्ट्र दमन से गोवा के मध्य तक। कन्नड़ का तट गोवा से मंगलुरु के मध्य। मलाबार का तट मंगलुरु से कन्याकुमारी के मध्य। गुजरात के मैदान तट को कच्छ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान किस राज्य में सर्वाधिक चौड़ा है? गुजरात में। कोंकण के तटीय मैदान कौन से वन अधिक पाए जाते हैं? तो साल और सागौन के वन। कायाल या लैगून किस घाट तटीय मैदान में पाए जाते हैं? मालाबार के तटीय मैदान में। कन्नड़ के तटीय मैदान में मुख्य कृषि कौन सी है? सुपारी, नारियल तथा गरम मसाला आदि। पश्चिमी तटीय मैदान उदाहरण है जलमग्न तटीय मैदान का। पश्चिमी तटीय तट पर अवस्थित प्रमुख नगर कौन है? देखिए प्रमुख नगर देखते हैं कहाँ कहाँ। पश्चिमी तट पर अवस्थित प्रमुख नगर देख लेते हैं। जंजीरा महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग ये महाराष्ट्र में, कन्नूर केरल में और नागरकोइल तमिलनाडु में, उडुपी ये कर्नाटक में है। जंजीरा महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, कन्नूर केरल में और नागरकोइल ये तमिलनाडु में, उडुपी कर्नाटक में। अब देखिए पूर्वी तटीय मैदान देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में देखिए क्या है? पूर्वी तटीय मैदान और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक। कहाँ से है पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार? स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। तट मैदान और विस्तार। उत्कल तट है स्वर्णरेखा नदी से महानदी के मध्य। उत्कल तट स्वर्णरेखा नदी से महानदी तट। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी तट। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी तट। और कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी को। कोरोमंडल कृष्णा नदी से कन्याकुमारी। कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य कौन से तट स्थित है? कोरोमंडल तट स्थित है। तमिलनाडु किस तट किस तटीय शहर को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। पूर्वी तटीय मैदान को किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? चिकनी मिट्टी। पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन सी झीलें स्थित है? चिल्का, कोलेरू, पुलिकट और लैगून झील। ओडिशा के मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्कल का मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित प्रमुख डेल्टा व संबंधित राज्य क्या हैं? देख लेते हैं। गोदावरी देखिए क्या है? गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश, महानदी डेल्टा ओडिशा और कावेरी डेल्टा तमिलनाडु।
नोट देखिए, पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों के से वर्षा प्राप्त होती है। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करते हैं। भारत के प्रमुख पठार देख लेते हैं। देखिए, धरातल की विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, क्या कहलाता है? तो पठार कहलाता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय देखिए, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला भारत का, जिसे भारत बनाते हैं, भारत का नक्शा बनाइए आप, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ये जाता है यहाँ पे, ये पोर्शन होता है नीचे वाला। तो ये जो है क्या है, इसकी आकृति देख रहे हैं आप कैसी है? ये ये आकृति कैसी है? ये त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस दिशा में? उत्तर से पूर्व दिशा में। उत्तर से, ये यानी कि कहाँ से है? उत्तर से, यानी कि ऐसा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो आकृतिक संरचना कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र कौन से भू क्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है? अनावृत्तीकरण। के तत्व क्या? प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। यह त्रिभुजाकार है। इस पठार में अरावली जैसी प्राचीन वलन स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। दक्कन ट्रैप देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ? काली मिट्टी का। गोदावरी नदी किस पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होती है? दक्कन ट्रैप से। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियों का विस्तार किस पठारी क्षेत्र में है? तो दक्कन ट्रैप में है। कपास का उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो दक्कन ट्रैप है। क्रेटियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से किस पठार का निर्माण हुआ? दक्कन ट्रैप का। कर्नाटक का पठार देख लेते हैं। कर्नाटक के पठार के पश्चिम घाट में संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मलनाड कहा जाता है। मलनाड से लगे पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र के मैदान को कहते हैं? मलनाड से लगे पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठार क्षेत्र को मैदान कहते हैं। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस पठार का भाग हैं? तो कर्नाटक के पठार का भाग है। कर्नाटक पठार क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मल्लायनगिरी या मुलनगिरी। कर्नाटक के पठार क्षेत्र में औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मैसूर का पठार और बेंगलुरु का पठार। कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र किस पठार में है? तो मैसूर के पठार में है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा किस पठार की प्रमुख नदियां हैं? तो कर्नाटक के पठार की। देखिए, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा, ये कर्नाटक के पठार की प्रमुख नदियां हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कर्नाटक का पठार क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों से भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाबा बूदन पर्वतीय क्षेत्र लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है हमारा? आंध्र का पठार या तेलंगाना का पठार। रायल सीमा या एवं तेलंगाना का पठार किन राज्यों में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कृष्णा बेसिन नदी के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रायल सीमा का पठार। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तेलंगाना का पठार कहा जाता है। सिकंदराबाद एवं हैदराबाद किस पठार के निचले भागों में स्थित हैं? तो तेलंगाना पठार। मेवाड़ का पठार देख लेते हैं। मेवाड़ का पठार किन राज्यों में स्थित है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत को मालवा के पठार से कौन सी संरचना अलग करती है? तो ये मेवाड़ पठार। मेवाड़ के पठार किस नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बानस नदी। मालवा का पठार। मालवा के पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मालवा के पठार की संरचना किस चट्टान से निर्मित है? तो बेसाल चट्टान। मालवा पठार को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो हाड़ौती का पठार कहा जाता है। मालवा पठार को उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? ग्वालियर की पहाड़ियां। मालवा पठार क्षेत्र किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की कृषि के लिए। चंबल, नर्मदा, तापी नदियां किस पठार का प्रमुख नदियां हैं? तो मालवा के पठार की। भारत की सर्वाधिक गली खड्डा अपरदित क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा पठार। बुंदेलखंड का पठार देख लेते हैं। ग्वालियर का पठार विंध्याचल श्रेणी के बीच किस पठार का विस्तार है? तो बुंदेलखंड के पठार का। बुंदेलखंड पठार का विस्तार किन राज्यों में है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले
टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, विदिशा, सागर, निवाड़ी तथा दमोह आते हैं। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और चित्रकूट आते हैं। देखिए फिर से बिंदुल पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, विदिशा और सागर, निवाड़ी तथा दमोह आते हैं। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले, 8 मध्य प्रदेश और 7 उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और चित्रकूट आते हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट और नीच चट्टानें। बुंदेलखंड पठार के किस मृदा का विकास हुआ? तो लाल मृदा का। बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी द्वारा निर्मित महाखड्डों को क्या कहा जाता है? तो उत्खात भूमि का प्रदेश। उत्खात भूमि का प्रदेश। छोटा नागपुर का पठार विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? झारखंड में। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के अंतर्गत। छोटा नागपुर पठार के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः कौन कौन से पठार स्थित हैं? हजारीबाग का पठार तथा रांची का पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ हिल। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बड़ी नदी कौन सी है? तो स्वर्णरेखा नदी। रांची का पठार को हजारीबाग के पठार से कौन सी नदी पृथक करती है और जो इस पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? तो दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार को उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित है? राजमहल पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों से बने उच्च स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? तो पाटभूमि। उत्थित संप्राय भूखंड मैदान का उदाहरण है छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। पाटभूमि कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में। रांची का पठार उदाहरण है उत्थित प्लेन का। छोटा नागपुर पठार है अग्र गंभीर। दंडकारण्य का पठार देख लेते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? मध्यवर्ती भाग में। दंडकारण्य का पठार मुख्यतः किन राज्यों में स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व ओडिशा में। दंडकारण्य पठार में स्थित किस क्षेत्र में टिन धातु पाई जाती है? तो बस्तर क्षेत्र में। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है दंडकारण्य का पठार। इंदिरा नदी दंडकारण्य का पठार से उद्गमित होती है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय खंड का। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर आदि पहाड़ियां किस पठार में अवस्थित हैं? तो मेघालय के पठार में। मेघालय पठार क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ? तो लेटराइट मिट्टी का। मालदा गैप की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्रायद्वीपीय भारत के संचालन के दौरान धसाव के कारण। छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से किसके द्वारा अलग होता है? तो मालदा गैप द्वारा। मालदा गैप अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजमहल गारो गैप। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका अंग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। किसी पर्वत व पहाड़ी का वह निचला व सकरा भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। बेनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में। श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बेनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग के निर्माण किस दर्रे में किया गया है? तो बेनिहाल दर्रे में। अब देखिए भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। ये मोंटेक, बुर्जिल, पीरपंजाल, बेनिहाल, जोजिला, बड़ा लाचा, छिपकिला, माना, लीती, ये है आपके अलग अलग दर्रे दिए है। तो ये देखिए थालघाट, घोरघाट है, तुंजू, तवांग, दीपू, ये दर्रों की अवस्थिति दी गई है। तो आगे देखते हैं क्या है। लनक ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में। लद्दाख और तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा संपर्क स्थित करता है? तो लनक ला दर्रा किसमें? लद्दाख और तिब्बत के बीच में। हिस्सा है अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का चीन अधिकृत क्षेत्र। भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो बुर्जिल दर्रा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी भारत की कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर व लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है? तो जोजिला। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग। कुल्लू और लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले द्वार
किस दर्रे को कहा जाता है? तो रोहतांग दर्रे को। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले का प्रवेशद्वार किसको कहा जाता है? रोहतांग दर्रे को। लिपुलेख दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कुमाऊं श्रेणी में। लिपुलेख कहाँ अवस्थित है? कुमाऊं में। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तिब्बत का कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लिपुलेख। कुंगरी भिंगरी या किंगरी विंगरी दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो चमोली उत्तराखंड में। कुंगरी भिंगरी चमोली उत्तराखंड। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से द्वारा होती है? तो नीति दर्रा। महान हिमालय में सतलज नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है? तो शिप्कीला दर्रा। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिप्कीला दर्रा। जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर लद्दाख को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बारालाचा दर्रा है। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है? तो बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है? तो बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा भारत, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार मंडले को बीच रास्ता उपलब्ध कराता है? तो दीफू दर्रा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मांडले। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मांडले के बीच रास्ता उपलब्ध कराता है, दीफू। मणिपुर, इम्फाल को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा। मणिपुर इम्फाल को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा। नथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में। गंगटोक और ल्हासा भारत चीन के बीच कौन सा दर्रा संपर्क मार्ग स्थापित करता है? तो नाथुला दर्रा। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, परंतु 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। फिर दर्रे देख लेते हैं, कौन कौन से दर्रे हैं। देखिए, सोनेकोट्टा दर्रा केरल में है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में। पालघाट दर्रा केरल में। थालघाट महाराष्ट्र में, पालघाट केरल में, भोरघाट महाराष्ट्र में। यानी कि थालघाट, भोरघाट ये कहाँ? महाराष्ट्र में है। और पालघाट कहाँ? केरल में है। सोनेकोट्टा दर्रा केरल में है। आगे देखिए, दर्रा, राज्य और मार्ग। चांगला ये लद्दाख और भारत चीन। लनकला लद्दाख में, भारत चीन। जाराला लद्दाख और भारत चीन में। खरदुल्ला ये लद्दाख, भारत चीन में है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में और ये कहाँ स्थिति है इसकी? भारत चीन। ये कहाँ है? लद्दाख। तो लद्दाख के दौरे के चलंगला और लनकला, जाराला, खरदुल्ला और काराकोरम ये कहाँ के हैं? ये लद्दाख के दर्रे हैं और यहाँ भारत चीन का रास्ता है। और देपसांगला ये जम्मू कश्मीर है, भारत चीन है। बेनिहाल जम्मू कश्मीर, और ये बेनिहाल क्या है? जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू श्रीनगर में जम्मू को जोड़ता है। पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल ये कश्मीर और श्रीनगर को गिलगित से। बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, मनाली, लेह। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, भारत, शिमला और चीन तिब्बत को जोड़ता है। शिपकिला। बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश, लेह और मनाली को जोड़ता है। लेह मनाली को बारालाचा हिमाचल प्रदेश। माना उत्तराखंड में है। माना, नीति और मुलिंगला ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और भारत चीन को ही जोड़ते हैं। दीफू अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। पांग साउ अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को जोड़ता है। तुजू मणिपुर में है और ये मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर भारत के मैदान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक जलोढ़ निरपेक्षित मैदान कौन सा है? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। भारत के मैदान की ढाल किस प्रकार की है? अत्यंत मंद है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का सर्वाधिक भाग किस भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। भाबर मैदान का विस्तार कहाँ तक है? तो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। भाबर मैदान की चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर।
भाबर मैदान की ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। शिवालिक की का जलोढ़ पंख किस मैदान को कहा जाता है? तो भाबर के मैदान को शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। तराई मैदान को देखते हैं। भाबर प्रदेश के दक्षिण में किस मैदानी क्षेत्र का विस्तार है? तराई क्षेत्र का। तराई मैदान की चौड़ाई लगभग कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट नोट देखिए, तराई मैदान में महीन कंकड़, पत्थर, रेत व चिकनी मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। तराई क्षेत्र में भाबर की लुप्त नदियां पुनः सतह पर जीवित हो जाती हैं। तराई का मैदान घने वनों से ढका हुआ है। अब बांगर का मैदान देखते हैं। बांगर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। बांगर का मैदान मुख्यतः किन राज्यों में है? तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में। बांगर मैदान के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की सफेद परत जम जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे रेह या कल्लर कहा जाता है। बांगर मैदान में अपरदन के कारण उभरी कंकरीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो भून कहा जाता है। बांगर मैदान में अपरदन के कारण उभरी कंकरीली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो भून कहते हैं। अब खादर का मैदान देखते हैं। खादर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? नवीन जलोढ़ मिट्टी से। खादर का मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। खादर भूमि की मृदा में नमी धारण करने की क्षमता का प्रमुख कारण क्या है? तो चीका की अधिकता। पंजाब में खादर मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है बेट नाम से जाना जाता है। मैदानी क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ है। खादर प्रदेश नदियों के निचले हिस्से में स्थित है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। खादर मैदान क्षेत्र गेहूं, चावल, जूट, तिलहन, दलहन, गन्ना आदि के लिए कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अब डेल्टा क्षेत्र देख लेते हैं क्या है। डेल्टा के मैदानों में उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? तो चार कहा जाता है। डेल्टा मैदान का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? निचली गंगा घाटी में, ये पश्चिम बंगाल में। ये पंजाब का मैदान सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज के द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंजाब का मैदान। पंजाब की पुरानी जलोढ़क भूमि को क्या कहा जाता है? बैडलैंड या अनुउर्वर भूमि। पंजाब के पर्वतीय पदीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? तो चास या चोस। पंजाब मैदान के दोआब क्षेत्र, दो नदियों के मध्य स्थित भूमि को क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं। अब देखो दोआब और नदी देख लेते हैं। बारी दोआब व्यास और रावी के मध्य। बारी दोआब व्यास और रावी के मध्य। सिंधु सागर दोआब झेलम, चिनाब व सिंधु के मध्य। सिंधु सागर दोआब ये झेलम, चिनाब एवं सिंधु के मध्य। चच दोआब चिनाब और झेलम के बीच में है। ये चच दोआब चिनाब और झेलम के मध्य में है। रचना दोआब रावी और चिनाब यानी कि रचना, है ना, ये दो ही शुरुआत के अक्षर पकड़ लीजिए। तो रावी और चिनाब के मध्य है रचना दोआब। विस्त दोआब क्या है? व्यास और सतलज। विस्त दोआब यानी व्यास और सतलज के मध्य है। व्यास और रावी नदियों के मध्य कौन सा दोआब स्थित है? तो बारी दोआब स्थित है। व्यास और रावी नदियों के मध्य कौन सा है? बारी दोआब है। रावी और चिनाब नदियों के मध्य कौन सा दोआब है? रचना दोआब है। झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र है? तो सिंधु सागर दोआब। झेलम एवं चिनाब एवं झेलम नदी के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र है? तो चच दोआब है। व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य कौन सा क्षेत्र है? तो विस्त दोआब है। मैदान देखते हैं। राजस्थान का मैदान केंद्रीय उच्च भूमि के मध्य कौन सा पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है? तो अरावली पर्वत। राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा क्या है? तो 25 सेमी समवर्षा रेखा है। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? तो रोही कहते हैं राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को। राजस्थान के मैदान में कृषि हेतु जल संसाधन के लिए किस नहर का विकास किया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर का विस्तार किया गया है। राजस्थान में मैदान में कृषि हेतु जल संसाधन के लिए किस नहर का विकास किया गया? तो इंदिरा नहर। राजस्थान के मैदान की एक प्रमुख नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। भारत की सबसे बड़ी
स्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील उत्तर भारत के किस मैदान में अवस्थित है? तो राजस्थान के मैदान में। राजस्थान मैदान क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय प्रवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? तो बाल्सन कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालुका स्तूपों से ढका है। गंगा का मैदान देखते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को 3 भागों में बांटते हैं: ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल। ऊपरी गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? रुहेलखंड का मैदान। ऊपरी गंगा मैदान के पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? अवध का मैदान। गंगा के मैदान में जहां तहां गर्त पाए जाते हैं, इन्हें पटना तथा मकोमा के निकट क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? जल्ला तथा टाल। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो द्वार कहलाता है। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग क्षेत्र का पर्वतीय और तराई का क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वार कहलाता है। जिस तक देख लिया, गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। मध्य गंगा के मैदान में खुआर झील बहुतायत में पाए जाते हैं, क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प रूप में बहती हैं। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र का मैदान देख लेते हैं। हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के मध्य कौन सा नदी क्षेत्र अवस्थित है? तो ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र मैदान में किन फसलों की कृषि की जाती है? चावल और तथा पटसन की। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? तो असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली द्वीप किस मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है? तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है। भारत की प्रमुख घाटियां देखिए, कश्मीर, नुब्रा तथा सारू घाटी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर। कौन सी घाटी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है? तो मरखा घाटी, लद्दाख। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा कौन सी घाटी निर्मित है? तो नुब्रा घाटी। हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करने वाली घाटी कौन सी है? तो किन्नौर घाटी। हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी। हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? तो यह है मालना घाटी। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी। धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी है? तो कुल्लू घाटी। लाहुल पंगवाला और भोटिया। लाहुल पंगवाला और भोटिया जनजाति किस घाटी में है? पांगी घाटी में है। बौद्ध का प्रसिद्ध तपोमठ किस घाटी में है? तो स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में। चंद्र एवं भागा नदियां किस घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं? तो लाहुल घाटी से। चंद्र और भागा लाहुल घाटी। प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में अवस्थित है? तो कांगड़ा घाटी में धर्मशाला है। कहाँ है? कांगड़ा घाटी में। हिमालय के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है? तो दून घाटी। कौन सी घाटी हिमालय को अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है? तो दून घाटी। नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। कौन सी घाटी हॉट स्प्रिंग के रूप में जानी जाती है? युथांग घाटी। अमरखा घाटी लद्दाख, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर, नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर, सुरू घाटी जम्मू कश्मीर, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, दून घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शोर घाटी ये उत्तराखंड में है, नेलांग घाटी उत्तराखंड, जोहर घाटी उत्तराखंड, धर्मा घाटी उत्तराखंड, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल, चुम्बी घाटी सिक्किम, यूथांग घाटी सिक्किम, जूकू घाटी नागालैंड, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश, कंबम घाटी तमिलनाडु, शांत घाटी केरल। समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में शुरू करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों और टापुओं की कुल संख्या लगभग कितनी है? 572 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। अंडमान किन द्वीप समूहों अंडमान किन द्वीपों का समूह है? तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान इन द्वीपों का समूह है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा दर्रा अवस्थित है? दक्कन पास किसमें है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। अंडमान और निकोबार समूह की पर्वत चोटियां देख लेते हैं। चोटी, ऊंचाई और अवस्थिति। सैंडल पीक 732 है, उत्तरी अंडमान में है। माउंट थ्रिलर ये है, ऊंचाई इसकी 642 मीटर है और ग्रेट निकोबार में है। माउंट डिओवोली ये 515 मीटर ऊंची है और मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोब ये 460 मीटर ऊंची है और दक्षिणी अंडमान में है। माउंट हैरिट ये 365 मीटर ऊंची है और दक्षिणी अंडमान में है। यानी कि दक्षिणी अंडमान में आपके कौन कौन से हो गए? ये माउंट कोयोब और माउंट हैरियट। कोको स्टेट अलग करता है अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ? तो बैरन द्वीप का। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर। उत्तरी अंडमान के पूर्व में कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है? तो नारकोंडम। निकोबार मुख्यतः किन द्वीपों का समूह है? तो कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार। समूह का सबसे छोटा रहायशी द्वीप कौन सा है? तो करल्यूल द्वीप ये 0.30 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा चैनल जलमार्ग ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कर रहा है, तो ये कौन सा चैनल है? ये है आपका 6 डिग्री चैनल। इसको ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करेगा। कौन सा इंडोनेशिया का द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट अवस्थित है? तो सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप समूह टर्सरी कालीन अराकानयोमा पर्वत श्रेणी का विस्तरित भाग है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थाइलर। कौन है? माउंट थाइलर है। अब आगे देखिए, बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग कितनी दूर अवस्थित है? तो 139 किलोमीटर। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और से ज़्यादा इसे शेयर करिए। अंडमान द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान, ये 1536 वर्ग किलोमीटर है। छोटा अंडमान द्वीप किस जनजाति के अधिवास हेतु प्रसिद्ध है? तो ओंग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंड ऑफ इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं जारवा, शैम्पेन और सेंटिलीज। 2018 में किन द्वीपों का नाम परिवर्तित कर क्रमशः सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया? क्रमशः रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप। लक्षद्वीप समूह देख लेते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल भित्ति उत्पत्ति का है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप में आबाद द्वीपों की संख्या कितनी है? 10। मिनिकॉय लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से कितने अंश जलमार्ग द्वारा पृथक होता है? तो 9 डिग्री। मिनिकॉय लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से कितने अंश जलमार्ग द्वारा पृथक होता है? तो 9 डिग्री। कौन सा जलमार्ग चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो मिनिकॉय आता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय 4.8 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंडरॉथ 4.90 वर्ग किलोमीटर। अब अन्य द्वीप देख लेते हैं। ये देखिए, हरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश के तट पर। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप अलग करता है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? तो हरिकोटा द्वीप पर।
भारत का कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? पंबन द्वीप। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप। राम सेतु, राम सेतु आदम ब्रिज किस नाम से, किस स्थान से शुरू होता है? तो धनुषकोडी से। पंबन द्वीप किस अन्य नाम से जाना जाता है? रामेश्वरम द्वीप से। पंबन द्वीप कहाँ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सॉलसेट द्वीप, मुंबई। एलिफ सॉलसेट यानी कि मुंबई किस पे बसा है? तो सॉलसेट द्वीप पे। एलिफेंटा द्वीप किस शहर पर स्थित है? तो मुंबई के पास। एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई। वेयंत शयोधर द्वीप कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में। पीरम द्वीप कहाँ स्थित है? तो खंबात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर तट। कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? तो मांजुली है। वेंटिंगन द्वीप किस शहर का भाग है? तो कोच्चि शहर केरल का। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 1 सितंबर 2016 को घोषित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली है, असम में अवस्थित है। ख- खडिया बोट बेट या आलिया बेट एवं आलिया बेट, खडिया बेट या आलिया बेट द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, ये उपयोगी लग रहा है तो इसे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।